हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ जुडिशरी प्रो। लास्ट क्लास जो हम एआईबी के लिए कर रहे थे सीपीसी की, उसके अंदर हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जुरिस्डिक्शन के बारे में कि जुरिस्डिक्शन कहाँ से स्टार्ट होती है, रेस जुडिकेटा क्या है, रेस सब जुडिस क्या है, कौन सी कोर्ट के पास कब जुरिस्डिक्शन हो गया, हमने उसके बारे में पूरा पढ़ा था। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे जिसके अंदर अ, अब जैसे ही, क्योंकि जब पहली बार जब प्लेंट सबमिट हो जाती है, रजिस्टर हो जाती है कोर्ट में, तो उसके लिए जो प्लेंट जब रजिस्टर होती है, मैंने बताया था कि अभी तक के लिए कोई अभी आपने भी कोई ऑर्डर नहीं पढ़ा है। अभी तक हमने सिर्फ सेक्शंस पढ़े क्योंकि अभी तक सिर्फ पावर की बात हो रही थी। अब पावर के साथ साथ हम प्रोसीजर की भी बात करेंगे, जिसमें सबसे पहली चीज है वो है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। एक सूट किस तरीके से इंस्टीट्यूट होता है, मतलब एक केस की शुरुआत किस तरीके से होती है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी केस की शुरुआत होती है प्लेंट से। मतलब पहली बार जब कोई अपनी प्लीडिंग कोर्ट के अंदर लेके आएगा, जब प्लेंटिफ अपनी प्लीडिंग कोर्ट को बताए कि जी देखो ऐसे ऐसे चीज हो गई, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लेंट। अभी तो ये प्लेंट है, ये सूट कब बनता है, जैसे ही ये प्लेंट रजिस्टर हो जाती है। क्या होती है, रजिस्टर हो जाती है। कैसे रजिस्टर होगी, तो हर कोर्ट का अपना एक रजिस्टर होता है। रजिस्ट्रेशन कहीं किसी किसी जगह पे अलग से रजिस्ट्रेशन ऑफिस भी बना होता है, जहां पर आप प्लेन को सबमिट कराते हैं और आपका प्लेन जो होता है एक रजिस्टर के अंदर नोट किया जाता है और आपकी प्लेन को एक नंबर मिल जाता है। जैसे ही वो नंबर मिलता है तो ऐसा होता है कि अब वो प्लेन से सूट बन चुका है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एवरी सूट शेल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। कैसे इंस्टीट्यूट होगा, एक प्लेंट से इंस्टीट्यूट होगा, और इन सच अदर मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, इन एवरी प्लेंट, हर प्लेंट के साथ आपको क्या लगाना पड़ता है, जो भी आप फैक्ट बताते हैं उस फैक्ट को आप एफिडेविट के थ्रू प्रूव करते हैं। ठीक है, जैसे जो भी प्लेंट बताते हैं उसमें आप हर फैक्ट के लिए आप एक प्रूव करने के लिए आप क्या लगाएंगे, एफिडेविट लगाएंगे। प्रोवाइडेड दैट, एफिडेविट कौन सी फॉर्मेट में होगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑर्डर 6 रूल 15A के अंदर जो फॉर्मेट दिया उसी फॉर्मेट के अंदर आपका होगा। अच्छा, इसके साथ हम ऑर्डर कौन सा पढ़ते हैं, तो ऑर्डर नंबर है 4। ऑर्डर नंबर है 4। ये भी बताता है, ये बताता है कि भैया एक प्लेंट किस तरीके से रजिस्टर होगी। प्लेंट का जो ऑर्डर है वो है ऑर्डर नंबर 7। ये इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट का ऑर्डर है और प्लेंट का ऑर्डर है ऑर्डर नंबर 7। इस ऑर्डर नंबर 7 के अंदर पूरा प्रोसीजर बता रखा है कि किस तरीके से प्लेंट आप रजिस्टर भेजेंगे कोर्ट के अंदर। और ऑर्डर 4 आपको बताता है कि जैसे ही वो प्लेंट रजिस्टर हो जाएगी, जिस जिस दिन रजिस्टर हो जाएगी उस दिन वो क्या बन जाता है, सूट बन जाता है। अब एक बार जब प्लेंट कोर्ट के अंदर चली गई तो अब क्या होगा, अब आप दूसरी पार्टी को मौका देंगे कि क्योंकि हमारे यहाँ पर कौन सा राइट होता है, क्या बोलते हैं आप, ओडी अल्ट्रम पार्टम। ओडी अल्ट्रम पार्टम, इसका मतलब क्या है, इसको आप बोलते हैं ही और द अदर पार्टी, मतलब दूसरी पार्टी को भी सुनना होगा। दूसरी पार्टी को जब तक पता ही नहीं लगेगा उसके अगेंस्ट कोई केस हो गया तो उसको सुनेंगे कैसे। तो उसको पता लगाने के लिए, उसको बताने के लिए आप क्या करते हैं, आप भेजते हैं सम्मन। क्या भेजते हैं, सम्मन। सम्मन को एक्चुअली क्या, इसको बोलते हैं हम जुडिशियल कॉल। हम क्या कहते हैं, इट इज अ जुडिशियल कॉल। कोर्ट की तरफ से एक कॉलिंग होती है डिफेंडेंट को थ्रू द सम्मन कि भैया कोर्ट में आइए, आपके अगेंस्ट ये प्लेंट। अच्छा, हर सम्मन के साथ क्या है, ऑर्डर 7 रूल 9 आपको क्या बताता है कि हर सम्मन के साथ आपको क्या भेजना पड़ेगा, कॉपी ऑफ प्लेंट। क्या भेजना होगा, एक कॉपी ऑफ प्लेंट भेजना होगा, क्योंकि वो ताकि पढ़ ले और क्या कर ले, अपना डिफेंस रेडी कर ले। अपना क्या करे, डिफेंस रेडी कर। ठीक है, और अब वो डिफेंस कैसे भेजेगा, वो अपना डिफेंस कैसे लेके आएगा, तो वो अपना डिफेंस लेके आएगा थ्रू डब्ल्यूएस, जिसको आप क्या कहते हैं, रिटन स्टेटमेंट। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, वेयर अ सूट हैज बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड, जब एक सूट पूरी तरीके से इंस्टीट्यूट हो चुका होता है, सम्मन भेजे जाते हैं किसको, डिफेंडेंट को, क्या करने के लिए कि भैया कोर्ट में अपीयर हो जाइए और आंसर कीजिए उन सारे क्लेम्स को जो प्लेंटिफ ने कोर्ट में आकर क्लेम किया है, उन सारे क्लेम का आंसर कीजिए। और कैसे आंसर करें, उन सच डेट, कितने दिन, 30 दिन का समय दिया जाता है। कितना दिन, याद रखिएगा कि कितने दिन में आपको कोर्ट में पेश होना है, 30 दिन का समय दिया था कि 30 दिन के अंदर कोर्ट में आइए और उन क्लेम्स का आंसर कीजिए। क्लेम आंसर करने का तरीका क्या है, तो क्लेम आंसर करने का तरीका है डब्ल्यूएस। ठीक है जी, क्या तरीका है, डब्ल्यूएस। अब सम्मन टू द डिफेंडेंट कहां दिया हुआ है, तो ये दे रखा है आपको ऑर्डर नंबर 5। ऑर्डर नंबर, ऑर्डर नंबर 5 में। और ऑर्डर नंबर 5 का रूल 1 ही आपको बताता है, यहाँ पर भी आपको क्या बताया कि 30 दिन के अंदर, वो भी यही कहता है कि भैया 30 दिन 30 डेज के अंदर अंदर आप कोर्ट में आइए। लेकिन इसका मैक्सिमम पीरियड क्या हो सकता है, देखिए सीपीसी जो होती है ना, बहुत इलास्टिक प्रोविजन है इसके, मतलब ये बहुत इलास्टिक है, आप इसको खींचते हुए कितनी दूर भी ले जा सकते हैं। तो लेकिन लिखा 30 दिन हुआ है, लेकिन कोर्ट अगर चाहे तो इसको 60 डेज तक और एक्सटेंड कर सकती है। इसके अंदर टोटल पीरियड कितना हो सकता है,
90 डेज का। कितना हो सकता है 90 डेज। और सेम बात, क्योंकि WS कहाँ दे रखा है, WS आपको दे रखा होता है ऑर्डर 8 में, सेम बात आपकी ऑर्डर 8 रूल नंबर 1 में भी लिखी गई है कि जैसे ही आपके पास सम्मन पहुंच जाएगा, सम्मन पहुंचने के 30 दिन और मैक्सिमम 90 दिन के अंदर आपको WS लेके कोर्ट के अंदर जाना। ठीक है जी, बस यही बात इसके अंदर लिखी गई है। फिर उसके बाद ये सब आपके लिए जरूरी नहीं, सिर्फ सेक्शन नंबर याद रख लीजिएगा कि अगर डिपेंडेंट किसी और स्टेट में रहता होगा तो उसका सम्मन कहाँ जाएगा, सेक्शन नंबर 28 में। और अगर वो किसी और कंट्री में रहता होगा, अगर वो किसी और कंट्री में रहता होगा तो क्या होगा, तो उसका सम्मन कहाँ जाएगा 20 में। तो ये इसके बता। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 30 क्या कहता है, तो ये सेक्शन नंबर 30 ये कहता है कि कोर्ट के पास कभी कभी, अब देखिए जैसे ही सूट इंस्टीट्यूट हुआ, सम्मन चला गया, उसके बाद WS आ गया, फिर क्या होता है, फिर उसके बाद होता है कई बार कोर्ट्स को पार्टीज को डिस्कवरी करवानी होती है, कुछ इंटेरोगेशंस होते हैं जो दूसरी पार्टी से पूछना होता है। अब मान लीजिए कि प्लेंटिफ WS से डिफेंडेंट से कुछ पूछेगा तो वो कोर्ट में आगे क्यों बताएगा, वो अपने अगेंस्ट क्यों बताएगा, तो उसके लिए क्या तरीका होता है भैया, उसके लिए तरीका होता है कि प्लेंटिफ क्या करे, कोर्ट के थ्रू जाकर डिफेंडेंट से कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, डिफेंडेंट से कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, डिफेंडेंट्स की इंटेरोगेशन करा सकता है, डिस्कवरी करवा सकता है। तो वो सब प्रोविजन कहाँ दे रखे हैं, वो सब यहाँ दे रखे हैं। ठीक है, क्या है, इंटेरोगेशन के लिए कोर्ट क्या कर सकता है, ऐसे कुछ ऑर्डर कर सकते हैं कि भैया कुछ एक समय के अंदर ही आप क्या करें, इंटेरोगेटरी जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जितने डिस्कवरी जो भी चीजें प्लेंटिफ ने मांगी अगर आपके पास है तो कोर्ट के अंदर लेकर आइए। ठीक है, सम्मन इशू किए जा सकते हैं किसी पर्सन को कोर्ट में आने के लिए, और बाकी सब इन सब फैक्ट्स को कैसे प्रूव किया जाएगा, एफिडेविट के थ्रू कोर्ट में प्रूव किया जाएगा। क्लियर है। फिर उसके बाद 31 किस बारे में बात करते हैं, 31 आपको बताता है कि भैया अब विटनेस को सम्मन कैसे होगा। विटनेस भी अपने आप थोड़ी कोर्ट में आ जाएगा कि भैया उसको प्लेंटिफ ने कहा कोर्ट में चल तो आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, उसके अगेंस्ट भी क्या करवाना पड़ता है आपको, उसको भी क्या कराना पड़ता है, सम्मन कराने पड़ते हैं। सेक्शन नंबर 31 और ऑर्डर नंबर 16, सेक्शन नंबर 31 और ऑर्डर नंबर 16। ठीक है जी, तो ये सम्मन होगा, जो सम्मन टू द डिफेंडेंट के प्रोविजन है वही के वही प्रोविजन किसके ऊपर लगते हैं, सम्मन टू द विटनेस, जैसे उसको सम्मन होगा वैसे इसी को सम्मन किया जाएगा। क्लियर है। फिर उसके बाद अब हमने कहा कि भैया सेक्शन 30 में कोर्ट के पास पावर है कि भैया कुछ डिस्कवरी करवाने की, कुछ इंटेरोगेशन कराने की, वो सब पावर अगर कुछ एडमिट कर लेते हैं तो उसकी जितनी भी पावर्स है वो सब सेक्शन 30 में आती है। अगर कोर्ट ने सम्मन किया किसी भी पार्टी को, चाहे डिफेंडेंट हो चाहे प्लेंटिफ हो, के भैया आके अपनी डिस्कवरीज का आंसर कीजिए, जो भी इंटेरोगेशन पूछा गया उसका आंसर कीजिए, अगर वो नहीं आते हैं तो कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट वारंट इशू कर सकता है, अरेस्ट करके जाके उन्हें अरेस्ट करके लाइए, अटैच कर सकता है और उनकी प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है। ठीक है, अरेस्ट करने को बोला जा सकता है, उनकी प्रॉपर्टी को अटैच करके सेल किया जा सकता है। ये याद रखिएगा कि उनके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है, कितना, 5,000 रुपए, 5,000 रुपए तक। ठीक है, और उनके क्या बोला जाता है, सिक्योरिटी के लिए बोला जा सकता है, अगर वो सिक्योरिटी की पेमेंट नहीं करते हैं तो उनको सिविल इम्प्रिजनमेंट में भी भेजा जा सकता है, सिविल इम्प्रिजनमेंट में भी भेजा जा सकता है। तो अभी तक हम दो जगह हम पढ़ चुके हैं अमाउंट ऑफ द कॉम्पनसेशन या फाइन का अमाउंट पढ़ चुके हैं सीपीसी में। एक सेक्शन 25 में आपने पढ़ा था कि अगर फ्रिवलेस ट्रांसफर एप्लीकेशन लगाई है सुप्रीम कोर्ट में तो उसमें 2,000 रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है, और यहाँ पर आपने सेक्शन नंबर 32 में पढ़ा कि 5,000 रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ 4-5 ही प्रोविजन है जहाँ पर फाइन की वैल्यू दे रखी है। उन फाइन की वैल्यू वाले सेक्शन को मैं आपको बताऊंगा भी और याद भी कर लीजिएगा। ये दो मैंने बता दिया, अभी एक और आने वाला है सेक्शन नंबर 35 एक के अंदर। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद आ गया आपका सेक्शन नंबर 33। अब क्या होगा भाई, प्लेंट आ गई, सम्मन हो गए, स्टेट डिफेंडेंट का WS आ गया, आपने दोनों पार्टी को सुन लिया, अब कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट जजमेंट देगा। कोर्ट क्या देगा, जजमेंट देगा। यहाँ लिखा हुआ है जजमेंट एंड द डिक्री, सेक्शन नंबर 33 और ऑर्डर नंबर 20, सेक्शन नंबर 33 और ऑर्डर नंबर 20। यहाँ पर क्या दे रखा है, जजमेंट एंड द डिक्री। तो ये लाइन को बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। द कोर्ट आफ्टर द केस हैज बीन हर्ड, पूरी तरीके से जब केस को सुन लिया जाएगा, शैल प्रोनाउंस द जजमेंट, एक जजमेंट प्रोनाउंस करेगा, एंड ऑन सच जजमेंट, उस जजमेंट के ऊपर डिक्री शैल फॉलो। तो ये लाइन बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा, दैट डिक्री शैल फॉलो द जजमेंट। ये लाइन को बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ये एग्जाम में कभी कभी आपसे पूछने जाती है कि जजमेंट शैल फॉलो द डिक्री और डिक्री शैल फॉलो द जजमेंट। तो ये लाइन आपको याद रखनी है, दैट डिक्री शैल
फॉलो द जजमेंट। डिक्री शैल फॉलो द जजमेंट। ये लाइन को आप लिख लीजिए, एग्जाम के अंदर कभी कभी डायरेक्टली ये पूछ ली जाती है। ठीक है जी, चलें आगे। अब उसके बाद अगला प्रोविजन पढ़िए। अगला प्रोविजन क्या है? अगला प्रोविजन है आपका इंटरेस्ट का। अगला क्या प्रोविजन है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या लग जाती है? मान लीजिए कि भाई आपने, आपका सूट मनी सूट है। एक बहुत तरीके के सूट होते हैं, एक सूट जिसको आप बोलते हैं मनी सूट। मनी सूट क्या है? जिसके अंदर मनी इंक्लूड होती है, मतलब पैसे की लेन देन के रिगार्डिंग आपने सूट डाला, रिकवरी ऑफ मनी का सूट डाला गया, उसको हम बोलते हैं मनी सूट। तो जब भी आप पैसा मांगते हैं या कॉम्पनसेशन मांगते हैं, कुछ भी मांगते हैं, तो उसके बदले में आप क्या कहते हैं कि भाई जब तक इसके पेमेंट नहीं कीजिए तब तक की इंटरेस्ट भी दिला दीजिए। तो इसमें तीन तरीके के इंटरेस्ट की हम बात करते हैं। कौन सा? एक होता है प्री इंस्टीट्यूशन, सूट डालने से पहले की इंटरेस्ट। फिर होता है ड्यूरिंग द ट्रायल, जब ट्रायल चल रहा है तब तक की। और उसके बाद क्या होता है? पोस्ट डिक्री। ये तीन स्टेज की जो इंटरेस्ट थी वो काउंट होती है। मतलब मान लीजिए कि भैया ए ने बी को 1 साल पहले पैसा दिया था, ठीक है, 1 साल हो गया, उसने पैसा नहीं चुकाया, तो आप पैसा मांग रहे हैं प्लस क्या मांग रहे हैं? इंटरेस्ट। कब की? सूट डालने से। आज सूट लगाया, 1 साल से पहले पैसा दिया था, उसकी भी इंटरेस्ट हो गई, तो उसको क्या बोलते हैं? प्री इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट। फिर 3 साल केस चल गया, पैसा तो नहीं आया, 3 साल जब केस चला उसकी इंटरेस्ट। फिर उसके बाद क्या है कि पेमेंट हो गई, और सॉरी डिक्री हो गई, लेकिन उसकी पेमेंट अभी 1 साल हो गया, उसकी पेमेंट नहीं की है, तो उसको क्या बोलते हैं? पोस्ट डिक्री। तीन तरीके के इंटरेस्ट की बात करते हैं। कितने इंटरेस्ट हो सकते हैं? या तो पार्टी ने एग्री कर रखा, या तो क्या पार्टी ने एग्री कर रखा हो, तो जो एग्री कर रखा होगा प्री इंस्टीट्यूशन पे तो वही एप्लीकेबल होगा। अगर पार्टी ने एग्री नहीं कर रखा है तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 6%। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 6%। ये कहां लिखा है? यही लिखा हुआ है, दैट इंटरेस्ट मे नॉट एक्सीड 6% एनम। 6% पर एनम से ज्यादा नहीं हो सकता है। और इसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इसका सेकंड सबसेक्शन है, वो क्या कहता है कि मान लीजिए कि आपने कोर्ट से इंटरेस्ट मांगा और कोर्ट ने इंटरेस्ट ना ही उसके ऊपर हाँ किया ना ही ना किया, कोर्ट साइलेंट रह गया। देखिए, वेदर डिक्री इज साइलेंट, डिक्री क्या है? साइलेंट है विद रिस्पेक्ट टू द पेमेंट ऑफ फर्दर इंटरेस्ट। के इंटरेस्ट के बारे में कोर्ट चुप रही, कोर्ट ने सिर्फ प्री इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की है, और उसके बाद पोस्ट ड्यूरिंग द ट्रायल और पोस्ट डिक्री के बारे में कोई बात ही नहीं किया इंटरेस्ट के बारे में। तो उसके अंदर क्या है कि अगर कोर्ट की डिग्री साइलेंट है उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर, तो उसको हम मान लेंगे कि कोर्ट ने वो इंटरेस्ट नहीं दिया, रिफ्यूज कर दिया, और उसके लिए कोई भी सेपरेट सूट कोर्ट के अंदर लाए नहीं करेगा। इसको हम बोलते हैं डीम्ड रिफ्यूजल। इसको हम क्या बोलते हैं? डीम्ड रिफ्यूजल। ऐसा मान लिया जाएगा कि कोर्ट ने वो पेमेंट करने से, कोर्ट ने वो देने से मना कर दिया, कोर्ट ने वो इंटरेस्ट देने से क्या किया? मना कर दिया। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, ये कभी कभी, और इसके ऊपर कोई भी फर्दर सूट लाए नहीं करेगा, क्योंकि उसके ऊपर फिर रेस जुडिकाटा लग जाएगा, है ना। चलिए, फिर उसके बाद आता है कोस्ट। कोस्ट क्या होता है भैया? कोस्ट का मतलब है कि जब भी किसी भी एक पार्टी की फॉल्ट से जो केस है, या तो आपने गलत केस डाल दिया किसी दूसरी पार्टी को हरास करने के लिए, या फिर आपने क्या किया कि आप गलत प्लीडिंग्स कोर्ट के अंदर लेकर आ रहे हैं, कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं, तो उन चीजों के लिए कोर्ट जो है वो क्या लगा सकता है? कोस्ट लगा सकता है। ये कोस्ट लगाना कोर्ट की क्या होती है? टोटल डिस्क्रिशन होती है, फुल डिस्क्रिशन होती है। कोर्ट चाहे तो कोर्ट कोस्ट लगाए और चाहे तो कोस्ट ना लगाए। ये जो कोस्ट होती है, ये जुरिस्डिक्शन कोर्ट के पास हो या ना हो, दोनों केसेस के अंदर कोर्ट कोस्ट लगा सकता है। मतलब मान लीजिए कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये जानते बूझते हुए आपने उस कोर्ट के अंदर प्लेंट लगाया, तो कोर्ट का समय ही खराब हुआ, उसके बाद भी कोर्ट आपके ऊपर क्या लगा सकता है? कोस्ट लगा सकता है। अच्छा, कई बार क्या होता है, कोई और बहुत सारी तरीके की कोस्ट होती है कि जब कोर्ट जब डिक्री दे देता है, तो अब जो डिक्री होल्डर है उसका भी तो नुकसान हुआ, उसका समय खराब हुआ,
और उसने जो एडवोकेट की फीस दी तो उसके रिगार्डिंग भी, तो कोर्ट उसके रिगार्डिंग भी कॉस्ट इशू करता है। दूसरी पार्टी को बोलता है कि भैया जो भी इसने सूट डालने के अंदर पैसा लगाया अब वो पैसा भी इनको दीजिए, उसको भी क्या बोलते हैं, सूट बोलते हैं। और ये लाइन याद रखिएगा, उसको बोलते हैं कोस्ट शैल फॉलो द इवेंट। क्या बोलते हैं, कोस्ट शैल फॉलो द इवेंट, मतलब कि जिस जनरली क्या होता है, जनरली कि अगर कोर्ट ने कुछ नहीं बोला कि कॉस्ट कौन देगा, जैसे मान लीजिए कि डिक्री होल्डर है जिसके फेवर में डिक्री आई, एक पर्सन है जजमेंट डेटर, दो ही पर्सन हो सकते हैं, एक जिसके फेवर में डिक्री आएगी, एक जिसके अगेंस्ट डिक्री आएगी। अगर कोर्ट ने ये कह दिया कि दोनों पार्टी अपनी अपनी फीस खुद बियर करेंगी, तो अपनी अपनी कॉस्ट खुद बियर करेंगे, तो कोई भी कॉस्ट का ऑर्डर नहीं है, वो डीम्ड रिफ्यूजल है, तो आप कुछ कर नहीं सकते। अगर लेकिन कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा, कोर्ट साइलेंट रह गया, तो जनरल रूल क्या है, जनरल रूल यह है कि कोस्ट शैल फॉलो द इवेंट, मतलब कि जो पार्टी जीत गई है, जिसके फेवर में डिक्री आई है, दूसरी पार्टी उसको पैसे देगी। जनरल रूल ये होता है कि अगर कोई पार्टी, अगर कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा कोस्ट के बारे में, तो उसका मतलब क्या होता है, कोस्ट शैल फॉलो द इवेंट, के जो जीत गया कोस्ट उसको मिलेगा। लेकिन कोर्ट ने अगर स्पेसिफिकली बता दिया कि दोनों पार्टी अपनी अपनी कॉस्ट खुद बियर करेंगी, तो भैया उसके अंदर क्या है, उसके अंदर दोनों पार्टी खुद बियर करेंगे, फिर उसके बाद किसी को कॉस्ट देने की जरूरत नहीं। तो इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है जी। ये कहां दे रखा है आपको, सेक्शन नंबर 35 में। फिर उसके बाद दो प्रोविजन और ऐड किए गए थे, 35A और 35B। 35A किस चीज के लिए है, अगर कोई गलत क्लेम बार बार कोर्ट में लेकर आ रहा है, गलत क्लेम कोर्ट में लेके आ रहा है, एक्सक्लूडिंग द अपील और रिवीजन को छोड़कर, ठीक है, ट्रायल कोर्ट के अंदर कोई गलत लेकर आ रहा है, तो उसके अंदर कोर्ट का कॉस्ट लगा सकता है, इस कॉस्ट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम 3,000 रुपए। मैंने आपको बताया कि तीन चार जगह पे ये वैल्यू दे रखी है, कहां पर, सेक्शन 25 में 2,000, सेक्शन 32 में 5,000 और सेक्शन 35A के अंदर कितना दे रखा है, 3,000। ठीक है, तो इसको आप कैसे याद रखें, देखिए यहाँ पर लिख लीजिए, 25 के अंदर 2,000, 32 के अंदर 5,000 और 35A के अंदर आपको कितना दे रखा है, 3,000। ठीक है, जहां पर 2 है 2,000, जहां पर 3 है 3,000, जहां 3 + 2, ऐसे याद रखें। ठीक है जी, क्लियर है, तो ऐसे आप इसको याद रखेंगे। और 35B किसके बारे में बात करता है, तो वो बात करता है एपीलेट कोर्ट की, कोस्ट फॉर कॉजिंग डिले, कि अगर आप डिले कर रहे हैं कोर्ट में, बार बार सम्मन भेजने के बाद भी नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए डिले के लिए यहाँ पर कॉस्ट लगाई जाती है, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी, ये वैल्यू कितनी भी हो सकती है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी वैल्यू, आपको यहाँ तक समझ आ गया हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसके अंदर अभी तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी। अब देखिए, अभी तक हमने क्या बात की थी, हमने कहा कि प्लेंट शुरू हुई, प्लेंट कोर्ट ट्रायल शुरू हुआ, प्लेंट डली, प्लेंट डलने के बाद आपने सम्मन भेजा, सम्मन भेजने के बाद आपने क्या किया, दूसरी पार्टी को बुलाया कि दूसरी पार्टी आई और उसने अपना WS दे दिया। फिर आपने अभी तक मोटे मोटे हमने क्या किया, भाई जुरिस्डिक्शन चेक की जाएगी, कोर्ट दोनों पार्टी को सुनेगा और सुनने के बाद अपना डिसीजन दे देगा, यही सुना। अब बीच में ऐसा तो नहीं है कि भैया इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं है, बहुत बीच में बहुत सारी चीजें होती हैं, जो बहुत सारी चीजें वो आपके ऑर्डर्स में दे रखी है, वो प्रोसीजर है, वो ऑर्डर्स में दे रखा है। अब यहाँ पर हम सिर्फ पावर्स की बात करते हैं, और जो प्रोसीजर है वो सब का सब ऑर्डर्स में दे रखा है। अब जैसे ही डिक्री आ जाती है, उसके बाद क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि उसके बाद दो चीजें हो सकती हैं, या तो जजमेंट डेटर जो है वो क्या करेगा, वो कहेगा कि भैया नहीं ये डिग्री खराब है, उसके अगेंस्ट क्या लगाएगा, अपील लगाएगा, करेक्शनल मैकेनिज्म में जाएगा। करेक्शनल मैकेनिज्म क्या है कि या तो वो अपील लगाए, या वो रिव्यू लगाए, या वो रेफरेंस में जाए, या वो रिवीजन में जाए, तो इन चारों में से कोई भी काम कर सकता है वो। अब अगर वो गिवन टाइम पीरियड के अंदर, गिवन लिमिटेशन पीरियड के अंदर ये सब नहीं करता है, तो क्या होगा, तब अब डिक्री होल्डर के पास एक पावर, एक राइट होता है कि वो क्या कर सकता है, अपने डिक्री को एग्जीक्यूट कराने की एप्लीकेशन लगाएगा। और कौन सी कोर्ट में लगेगा, उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। जिस भी कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगती है उसको हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं कि एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है। एग्जीक्यूशन से हमारा क्या मतलब, एग्जीक्यूशन कहां से कहां तक चलता है, तो ये चलता है जी 36 से लेकर 74 तक। 36 से लेकर कहां तक चलेगा, 74 तक। और इसका ऑर्डर क्या है भैया, इसका ऑर्डर है ऑर्डर नंबर 21। पूरी CPC का सबसे बड़ा ऑर्डर है। इसके अंदर कितने रूल्स हैं, तो टोटल रूल दे रखे हैं 106।
लेकिन एग्जाम के पर्पज से ये सबसे छोटा है, क्योंकि इसके अंदर पढ़ना बहुत, इसके अंदर पढ़ना बहुत कम है, पढ़ने की चीज नहीं है, ये प्रोसीजर इसका बहुत बड़ा है एग्जीक्यूशन का, लेकिन पढ़ना बहुत। एग्जीक्यूशन होता क्या है? तो भैया एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि डिक्री होल्डर जो है वो सिर्फ पेपर डिक्री लेने तो नहीं आया था, सिर्फ उसको कागज के डिग्री के कागज में तो कोई इंटरेस्ट था नहीं, उसका इंटरेस्ट क्या था कि भैया जो मेरी रेमेडी है मुझे मिल जाए। तो उस डिग्री को एग्जीक्यूट करवाने का जो प्रोसेस है, उस डिग्री को एक्चुअली में एग्जीक्यूट कराने का, अप्लाई करवाने का, डिग्री होल्डर को अपनी डिग्री के फ्रूट्स को एंजॉय करने देने का जो अधिकार है, उसको हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूशन। ये एग्जीक्यूशन कहाँ लगता है, कहाँ अप्लाई होता है? तो देखिए क्या लिखा हुआ है, the provision of this code relating to the execution of decree, including the provision relating to the payment of the decree so far as they are applicable, be deemed to apply to the execution of orders। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री जो है वो एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है। क्लियर है? अब उसके बाद क्या लिखा है, कौन कोड कर सकती है? देखिए इसके अंदर जो कोड होती है ना, वो दो तरीके की कोड होती है। एक जिसको आप कहते हैं ट्रायल। ट्रायल कोड का मतलब क्या है? कोड विच पास्ट द डिक्री। जिस कोर्ट ने डिक्री पास किया, जिस कोर्ट के पास आप केस लेके गए थे, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रायल कोर्ट। ठीक है, अब क्या है, हमने कहा था कि भैया हर कोर्ट की अपनी अपनी एक बाधाएं हैं, एक जुरिस्डिक्शन है। पैक्यूनरी जुरिस्डिक्शन जितनी भी थी और टेरिटोरियल थी उसके हिसाब से ट्रायल तो आपने कर दिया, लेकिन मान लीजिए एग्जीक्यूट करवाना है, कोई मनी डिक्री थी, उसमें आपको पार्टी को 10 लाख रुपए देने थे, लेकिन पार्टी के पास 10 लाख है ही नहीं, तो क्या किया जाए? पार्टी की जो जमीन है उसको अटैच कर लो। लेकिन पार्टी की जमीन अगर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आती ना हो तो क्या किया जाए? तब क्या करता है कोर्ट, जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में वो प्रॉपर्टी आती होगी उसको वो क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। डिक्री को क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। तो जिस कोर्ट के पास वो डिक्री ट्रांसफर होकर जाएगी उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर, या फिर एग्जीक्यूटिंग। जो कोर्ट एक्चुअली में डिक्री को एग्जीक्यूट करेगा, जिसको डिक्री भेजी जाएगी ट्रांसफर करने, एग्जीक्यूट करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफरी कोर्ट या एग्जीक्यूटिव। ठीक है जी। तो अब सबसे पहले देखिए हमने क्या लिखा, डेफिनेशन किसकी है। इससे पहले आप आइए एक बार सेक्शन नंबर 38 पे। सेक्शन नंबर 38 ये क्या कहता है कि डिक्री कौन एग्जीक्यूट करेगा? कोर्ट बाय विच डिक्री में भी एग्जीक्यूट, किस कौन एग्जीक्यूट करेगा? डिक्री में भी एग्जीक्यूटेड ईदर बाय द कोर्ट विच पास द डिक्री, जिसने डिक्री पास की है वही करेगा, या फिर जिसको डिक्री एग्जीक्यूशन के लिए भेजी गई है। इसका मतलब कौन हो गया? ट्रांसफर। या तो ट्रायल कोर्ट करेगा, या तो ट्रायल कोर्ट करेगा, या फिर ट्रांसफरी कोर्ट करेगा, दो ही कोर्ट कर सकते हैं। तो जिसने डिग्री पास की है वो कौन होता है? वो कौन सी कोर्ट होती है? ये देखिए ऊपर लिखा हुआ, उसकी डेफिनेशन दे रखी है कि डेफिनेशन ऑफ द कोर्ट विच पास द डिग्री, जिसने डिग्री पास की है। द एक्सप्रेशन कोर्ट विच पास द डिग्री और वर्ड्स to the effect shall in relation to the execution of the decree unless there is anything repugnant in the subject context be deemed to include। क्या क्या इंक्लूड होगा? Where the decree to be executed has been passed in the exercise of appellate jurisdiction, the court of first instance। मतलब मान लीजिए कि भैया ट्रायल कोर्ट ने कोई डिक्री दी, उसके बाद वो कहाँ गई? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास गई अपील के अंदर, फिर उसके बाद कहाँ गई? उसके बाद हाई कोर्ट में गई अपील के अंदर। तो जब हाई कोर्ट ने डिक्री पास कर दी है तो उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? हाई कोर्ट के पास उतना टाइम थोड़ी है कि एग्जीक्यूट करेगा। हाई कोर्ट उसकी डिग्री को तो ट्रायल कोर्ट ही एग्जीक्यूट करेगा। तो इसके अंदर कोर्ट विच पास डिग्री का मतलब क्या है? क्लियर है? तो अगर अपीलेट कोर्ट ने डिसीजन दिया है तो जो फर्स्ट इंस्टांस की कोर्ट रही होगी, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फर्स्ट इंस्टांस की कोर्ट भी कहते हैं। फर्स्ट इंस्टांस जिसमें पहली बार सूट लगाया गया था, तो वो डिग्री क्या मान, वो कोर्ट क्या मान ली जाएगी? वो मानी जाएगी ट्रायल कोर्ट या कोर्ट विच पास द डिग्री। और अगर मान लीजिए कि मान लीजिए कि दिल्ली के अंदर एक कोर्ट थी, ट्रायल कोर्ट, फर्स्ट इंस्टांस से कोर्ट थी, जब उसने कोर्ट ने डिग्री पास की तब तक तो वो थी, फिर अपील में गई, बहुत सारी चीजें होगी, अब ये कोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती, कोर्ट हाई कोर्ट ने ये स्टेट गवर्नमेंट ने कोर्ट ही हटा दी। अब कहाँ होगा? तो भैया ये वाली जुरिस्डिक्शन, अब जोन से भी कोर्ट जुरिस्डिक्शन थोड़ी खत्म होती है, जमीन तो वही है, एरिया तो वही है। अब वो एरिया जिस भी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता होगा उसको हम क्या मान लेंगे? ठीक है, वो एरिया जिस भी कोर्ट में आता होगा उसको हम क्या मान लेंगे? ट्रायल कोर्ट। ठीक है, तो ये आपको समझना है। फिर उसके बाद क्या है, एक तो वही कोर्ट हो गया जिसने डिग्री पास की है, और दूसरा कौन सा कोर्ट होगा? उसको हम बोलते हैं ट्रांसफरी कोर्ट, जिसके पास डिग्री ट्रांसफर के लिए भेजी जाएगी। यहाँ पर हम क्या बोलते हैं? सेक्शन 39 में हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ डिग्री। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर ऑफ डिग्री। क्लियर है?
क्लियर है? चलिए देखिए, ट्रांसफर ऑफ डिग्री का मतलब क्या है। द कोर्ट विच पास द डिग्री, मतलब ट्रायल कोर्ट जिसने डिग्री पास की होगी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डिग्री होल्डर। कैसे? जब डिग्री होल्डर उसके पास एप्लीकेशन लगाएगा, डिग्री होल्डर जब ट्रायल कोर्ट के पास एप्लीकेशन लगाएगा कि भैया ये डिग्री को एग्जीक्यूट करा दो, आपके पास इसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो क्या किया जाए, जो भी कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन वाली कोर्ट हो, मान लीजिए कि दिल्ली कोर्ट ने गुड़गांव कोर्ट को प्रॉपर्टी गुड़गांव में है, दिल्ली कोर्ट ने एक डिग्री पास किया और उसमें एग्जीक्यूशन गुड़गांव वाली जुरिस्डिक्शन में है, दिल्ली कोर्ट तो कर नहीं सकती, तो वो क्या करेगा, डिग्री होल्डर की एप्लीकेशन पे इस डिग्री को यहां ट्रांसफर करें। क्या किया जाएगा, डिग्री को ट्रांसफर किया जाएगा। अब ये जो कोर्ट है जिसके पास कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन है, वो उस डिग्री को क्या करेगा, वो क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर है? कोर्ट इसको खुद के मोशन में, मतलब बिना एप्लीकेशन के भी कर सकती है, अगर खुद से चाहे तो खुद से भी किया जा सकता है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन इफ एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ द डिग्री सच कोर्ट वुड हैव द जुरिस्डिक्शन टू ट्राई इन सच डिग्री वाज पास्ड। मतलब कि अगर वो केस एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास लगाया जाता तो वो कॉम्पिटेंट होता, तो अब यहाँ पर भी क्या मान लिया जाएगा, कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंसी चेक करने का तरीका है कि अगर वो केस अब वाली एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास लगाया गया होता तो वो कॉम्पिटेंट होता उसको ट्राई करने के लिए, तो अब वो जो एग्जीक्यूट करने के लिए क्या माना जाएगा, कॉम्पिटेंट माना जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, ट्रांसफर ऑफ डिग्री टू द कोर्ट इन अनदर स्टेट। कि भैया एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाना है तो अब कौन से रूल्स लगेंगे, तो जो उस जिस स्टेट के अंदर ट्रांसफरी कोर्ट है उस स्टेट के रूल्स एप्लीकेबल, क्योंकि रूल बनाने की पावर किसकी होती है, रूल बनाने की पावर होती है हाई कोर्ट की। तो हर हाई कोर्ट अपने अपने स्टेट के लिए अलग अलग रूल बना सकती है एग्जीक्यूशन के। तो भैया आप जिस स्टेट में आप भेज रहे हैं उस स्टेट के रूल्स एप्लीकेबल होंगे। क्लियर है? फिर उसके बाद क्या है, रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग टू बी सर्टिफाइड। मतलब ट्रायल कोर्ट ने एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास कुछ भेजा कि भैया इसे एग्जीक्यूट कर दो। अब एग्जीक्यूटिंग कोर्ट चाहे उसको एग्जीक्यूट करवा पाई नहीं करवा पाई, जो भी होगा उसको पूरा वापस भेज देगी। मतलब जो भी उसका रिजल्ट होगा, उस एग्जीक्यूशन का जो भी रिजल्ट होगा, चाहे करवा पाए चाहे नहीं करवा पाए, उसका रिजल्ट होगा, उसको काम भेज दिया जाएगा ट्रायल कोर्ट के पास, एक सर्टिफिकेट की फॉर्मेट में भेज दिया जाएगा। ठीक है, फिर कहते हैं कि भैया आप जो ट्रांसफरी कोर्ट है उसकी पावर कितनी होगी, क्या क्या पावर करते हैं, कह रहे कि वैसे ही पावर होगी जैसे ट्रायल कोर्ट की होती है। जो पावर ट्रायल कोर्ट की होती है सेम पावर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की भी होगी, चाहे उनके कितना ही फर्क हो उनके उसमें क्या कहते हैं लेवल में, कि भैया कोई एक सिविल जज सीनियर डिवीजन है जो एग्जीक्यूशन के लिए गया, वो एक सिविल जज जूनियर डिवीजन है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पावर सिविल जज सीनियर डिवीजन की रही होगी वही पावर यहाँ पर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की भी होगी। लेकिन वो सारे काम कर सकते हैं जो ट्रायल कोर्ट कर सकती है, लेकिन कुछ काम है जो नहीं किया जा सकता। जैसे मतलब एक यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ काम नहीं कर सकते। कौन से काम है, ये देखिए फोर्थ क्लोज में आपको देखने को मिलेगा कि ये काम नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता, ट्रांसफरी के इंस्टांस पर डिग्री को एग्जीक्यूट नहीं किया, ट्रांसफरी के इंस्टांस पर डिग्री को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। और क्या नहीं कर सकते, डिग्री की वैलिडिटी को चेक नहीं कर सकते, डिग्री की वैलिडिटी को चेक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई, ऐसा तो क्या है, क्योंकि हमने क्या कहा कि ट्रायल कोर्ट के इक्वल ही एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को माना जाए, दोनों इक्वल कोर्ट है, तो इक्वल कोर्ट दूसरी कोर्ट की डिग्री को चेक वैलिडेट कैसे कर सकता है, ये काम तो हायर कोर्ट का होता है, ये काम तो हायर कोर्ट का, एपीलेट कोर्ट का होता है। तो अब जिनकी जुरिस्डिक्शन बराबर है तो आप उसकी वैलिडिटी को कैसे चेक करोगे, वो तो कर नहीं सकते आप। इसलिए क्या है, ये इसकी डिग्री की वैलिडिटी को चेक नहीं कर सकता। बाकी जितनी भी पावर है, चाहे एग्जीक्यूशन से रिलेटेड जितने कोई क्वेश्चन आए कि कौन इसका लीगल, मान लीजिए कि जो जजमेंट लेटर है वो मर गया, उसके बिहाफ पे लीगल एयर आएगा, तो क्या ये उसका लीगल एयर है या नहीं है, क्या ये डिग्री किस तरीके से एग्जीक्यूट की जानी है, ये वो सो एंड सो फोर्थ जितने भी डिसीजन है वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट खुद ले सकता है। लेकिन एक तो ट्रांसफरी के इंस्टांस के ऊपर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, और दूसरा उस डिग्री की वैलिडिटी को आप चेक नहीं, ये काम जो है 42 बताता है कि ये काम आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, फिर उसके बाद क्या जरूरी है, यहाँ से छोड़ दीजिए, आगे चलिए। 44 ये भी काम का नहीं है, 44 A B ये सब काम का नहीं है। फिर आ जाइए आप सीधा 46 सेक्शन नंबर 46। एक बार इसको खुद से पढ़ने की ट्राई कीजिए,
फिर मैं आपको बताता हूँ, एक बार इसको खुद से पढ़ने की ट्राई कीजिए कि क्या है। देखिए प्रिसेप्ट का मतलब क्या होता है। प्रिसेप्ट का मतलब है कि एग्जीक्यूशन होने स्टार्ट होने से पहले, एग्जीक्यूशन की स्टार्ट होने से पहले अगर डिक्री होल्डर को ये डर कि जो जजमेंट डेटर है वो उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर देगा, मतलब बेच देगा या उसे एग्जीक्यूट नहीं होने देगा, उस प्रॉपर्टी को खराब कर देगा, सो एंड सो फोर्थ, कुछ भी उसको डिस्पोज ऑफ कर देगा किसी भी मैनर में ताकि डिक्री एग्जीक्यूट ना हो पाए। अगर ये डर हो तो डिक्री होल्डर क्या कर सकता है, ये डिक्री होल्डर क्या करेगा, ट्रायल कोर्ट के पास, ट्रायल कोर्ट के पास जिसने डिक्री पास किया उसके पास एक एप्लीकेशन लगाएगा कि भैया जिस भी कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की जिस ज्यूरिसडिक्शन में ये प्रॉपर्टी आती है, आप उनको ये ऑर्डर करें या रिक्वेस्ट करें। ऑर्डर तो देखिए ना ऑर्डर होता है वो रिक्वेस्ट ना रिक्वेस्ट होता है, इसलिए नाम प्रिसेप्ट होता है क्योंकि भाई वो सेम ज्यूरिसडिक्शन की कोर्ट है। तो आप क्या करें, उनको ये बोले कि भैया उस प्रॉपर्टी को अटैच कर, उस प्रॉपर्टी को अटैच कर ले ताकि उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ ना किया जा सके और डिक्री ठीक ढंग से एग्जीक्यूट, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिसेप्ट। देखिए क्या है, अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ डिक्री होल्डर, डिक्री होल्डर की एप्लीकेशन पे जिस कोर्ट ने डिक्री पास की हुई है, मतलब कि ट्रायल में whenever it thinks fit issue a precept to any other court which would be competent to execute, उस कोर्ट के पास भेजेगा जो उसको कॉम्पिटेंट होगा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, कि क्या करे, अटैच कर लो जी प्रॉपर्टी को बिलोंगिंग टू द जजमेंट डेटर, जजमेंट डेटर की जितनी प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर लिया। ठीक है, जब जब भी ये भेजा जाएगा कितने टाइम के लिए अटैच, जो भी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है वो उसको अटैच कर लेगा, कितने समय के लिए हो सकता है, तो भैया ये एक बार जो ऑर्डर होता है वो 2 महीने से ज्यादा का नहीं हो सकता, एक बार में जो ऑर्डर होता है 2 महीने का, इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और ये पावर किसकी होती है, ट्रायल कोर्ट की होती है पावर, कि भैया अगर वो दोबारा से ऑर्डर करें कि भैया इस अटैचमेंट के प्रोसेस को बढ़ा दीजिए, मतलब 2 महीने से फिर दोबारा एक ऑर्डर हो जाए 2 महीने का तक वैलिडेट रहे, तो एक बार जो ऑर्डर होता है वो 2 महीने तक वैलिडेट रहता है और उस प्रॉपर्टी को अटैच किया। इसका पर्पस क्या होता है, ये एक तो प्री एग्जीक्यूशन है, पोस्ट डिक्री बट प्री एग्जीक्यूशन, अभी एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ, डिक्री पास हो चुकी है लेकिन एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ, तो उसका पर्पस क्या है, टू प्रिजर्व द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिक्री, ताकि वो डिक्री ठीक ढंग से पास हो सके, एग्जीक्यूट हो सके। क्या है कि उस डिक्री का जो सब्जेक्ट मैटर है उसको बचाए रखना। क्लियर है, फिर उसके बाद आ जाइए आगे, फिर उसके बाद 47 क्या कहता है, 47 ये कहता है कि आप एग्जीक्यूशन की रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन आएंगे, ऐसा तो नहीं है कि भैया आप गए डिक्री आया और हम कोर्ट को कहा कि जी ये डिक्री इसको पास करो, ऐसा नहीं होता। एग्जीक्यूशन भी बहुत एक लंबी प्रोसीडिंग होती है, उसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं किस चीज से रिलेटेड, चाहे एग्जीक्यूशन के खुद से रिलेटेड क्वेश्चन हो, डिस्चार्ज का क्वेश्चन हो, सेटिस्फेक्शन का क्वेश्चन हो, तो जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सब को कौन डिसाइड करेगा, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिसाइड। उसके लिए कोई सेपरेट सूट लाइन नहीं करेगा, नॉट सेपरेट सूट, नो सेपरेट सूट, कौन कौन डिसाइड करेगा, उसको डिसाइड करेगा एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, जो कोर्ट उसको एग्जीक्यूट कर रहा है उसी की पावर है कि भैया इसको क्या करे, जितने भी क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं ड्यूरिंग दैट एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग उसको डिसाइड किया। क्लियर है, जितने भी क्वेश्चंस हैं, देखिए जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर दिए गए कि क्या वो पार्टी टू द सूट था या नहीं था, अगर वो मर गया तो क्या उसका लीगल एयर है या नहीं है, क्या ये ऑक्शन परचेजर है या नहीं है, जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं एग्जीक्यूशन से रिलेटेड वो वहीं पे डिसाइड किए जाएंगे। ठीक है, 49 बस इतना याद रखिए कि ट्रांसफरी, क्योंकि मैंने बताया था कि डिक्री जो है वो ट्रांसफर हो सकती है, इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, तो जो ट्रांसफरी होगा डिक्री, ट्रांसफरी कौन होगा, जिसको वो डिक्री अब एग्जीक्यूट करने के लिए दी गई है, मतलब जो उसको एग्जीक्यूट करवा सकता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसी के मर जाने के बाद जो
डिक्री एग्जीक्यूट कराने की पावर रखते, जिसके अगेंस्ट डिक्री हो सकती है जजमेंट डेटर का लीगल हेयर या फिर डिक्री होल्डर का लीगल। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया आपका प्रोसीजर इन एग्जीक्यूशन। अब एग्जीक्यूशन के क्या प्रोसीजर होता है, इसके आगे आप लिख सकते हैं मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन। इसके आगे क्या लिख सकते हैं आप, मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन। इसको पढ़ के देखिए, समझ आएगा अब आपको कि मोड्स क्या है, किन किन तरीकों से आप डिक्री को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, वो क्या तरीके हैं जिनमें डिक्री को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। देखिए टोटल इसके अंदर 5 तरीके आपको बताए गए, टोटल 5 तरीके से बताए गए। क्या तरीके हैं, सबसे पहले तो यह है कि भैया डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी की, जिस चीज के लिए प्रॉपर्टी, जिस चीज का डिक्री पास हुआ उस प्रॉपर्टी की डिलीवरी कर दो। अगर वो नहीं है तो देखिए क्या है, प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए और उसे सेल कर दिया जाए, या फिर सेल विदाउट अटैचमेंट, या तो अटैच करके सेल करे या फिर बिना अटैच कर दी सेल कर दे। और क्या हो सकता है, अगर वो कोई पैसा देना या कुछ नहीं, कुछ एग्जीक्यूट करना और नहीं कर रहा, तो अरेस्ट एंड डिटेंशन इन प्रिजन, तो उसको जेल में डाल दो। ठीक है, कितना पीरियड, मैक्सिमम पीरियड सेक्शन 58 में दे रखा है, उतना मैक्सिमम पीरियड उसके लिए पर्सन को जेल में भेजा जा सकता है। उसके अलावा क्या है, एक रिसीवर अपॉइंट कर दे। रिसीवर कहाँ अपॉइंट होता है, ये होता है ऑर्डर नंबर 40। क्या हो सकता है, ऑर्डर नंबर 40 में एक रिसीवर अपॉइंट कर दे। रिसीवर का काम क्या होता है कि अगर पार्टीशन कराना है तो किसको कितना, कौन सा हिस्सा मिलेगा, कितना पार्टीशन होना चाहिए, उस जगह की वैल्यू, मार्केट प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए, तो ये सब काम के लिए क्या होता है, एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है, उसको हम क्या कह सकते हैं, रिसीवर अपॉइंट कर, रिसीवर बना सकते हैं। और क्या हो सकता है, और कोई अलग मैनर जो कोर्ट को ठीक लगे, और कोई अलग मैनर जो कोर्ट को ठीक लगे। कोर्ट अगर चाहे तो इनमें से दो मैनर्स को एक साथ भी यूज कर सकती है। ठीक है, मतलब डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी भी करा सकते हैं, तो वो कोर्ट जो है उसके अंदर डिस्क्रिप्शन रहती है कोर्ट की, वो उसमें किसी भी तरीके से डिक्री को एग्जीक्यूट करा सकता है। ये काम दिया आपको सेक्शन नंबर 51 में, क्लियर है। उसके बाद ये 52 आप पे काम का नहीं है, ये भी सब आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। फिर आते हैं सीधा 55, सिर्फ सेक्शन नंबर से याद रखिएगा, अरेस्ट एंड डिटेंशन। बस इसमें ये याद रखिएगा कि रात के समय किसी के घर में नहीं घुसा जा सकता, मतलब आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज आप किसी के घर में भी नहीं घुस सकते। ठीक है, फिर उसके बाद जो ज़रूरी है आपके लिए, एक तो ये सेक्शन 56 बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्या कहता है कि किसी भी विमेन को, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्या कहता है, किसी भी विमेन को मनी डिक्री के लिए, किसी भी विमेन को मनी डिक्री के लिए जेल में नहीं भेजा जा सकता, किसी भी वुमेन को मनी डिक्री के लिए जेल में नहीं भेजा जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, सीधा सीधा सेक्शन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। 57 क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सब्सिस्टेंस अलाउंस। मैं आपको बता दूं कि पूरी सीपीसी में कोई भी, क्रिमिनल के अंदर बहुत सारी चीजें फ्री होती है, लेकिन पूरी सीपीसी में कुछ भी फ्री नहीं होता है, शुरू से लेकर एंड तक सबके लिए कॉस्ट होती है। तो अगर कोई इंसान जेल में जा रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट उसको फ्री में रखती है, भाई उसका रखना है, उसका रहना, खाना पीना सब चीज का खर्चा होता है, तो भैया अब वो खर्चा गवर्नमेंट क्यों दे, वो खर्चा कौन देगा, वो खर्चा देता है डिक्री होल्डर। अगर आप जजमेंट डेटर को जेल में रखवाना चाहते हैं तो उसका खर्चा देना पड़ेगा, और उस खर्चे को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस अलाउंस। और ये पैसा कौन देगा, तो डिक्री होल्डर देगा, जजमेंट डेटर के खर्चे के लिए देगा। और ये उसका अमाउंट कौन फिक्स करेगा, तो वो करेगी स्टेट गवर्नमेंट। इसका अमाउंट कौन फिक्स करेगा, स्टेट गवर्नमेंट फिक्स कर सकती है कि सब्सिस्टेंस अलाउंस जो जजमेंट डेटर को जेल में रखने का है, सब्सिस्टेंस का जो खर्चा है वो खर्चा कौन देगा, डिक्री होल्डर। सेक्शन नंबर 57 है, इसको याद रखिएगा। फिर हमने क्योंकि कहा कि भैया डिटेंशन भी हो सकता है किसी पर्सन का, तो मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या है, तो भैया इसके अंदर मैं आपको चार्ट बना देता हूँ, वो चार्ट से ही याद रह जाएगा आपको। यहाँ बना देता हूँ चार्ट। अगर आपकी डिक्री की वैल्यू 2000 रुपए से कम है, 2000 रुपए से कम है, तो उसके अंदर मैक्सिमम उसके अंदर आपको जेल नहीं भेजा सकता, नो डिटेंशन, नो जेल, कोई भी इम्प्रिजनमेंट नहीं हो सकता। अगर 2000 रुपए से 2000 रुपए से लेकर 5000 तक है, 2000 से लेकर 5000 तक है, तो कितना होगा, 6 वीक्स, 6 वीक के लिए। और 5000 रुपए से ज्यादा है, 5000 रुपए से ज्यादा है, ये मैंने शायद उल्टा, 5000 रुपए से क्या है, ज्यादा है, अबव 5000, तो उसमें कितना होगा, 3 महीने। इस चीज को याद रखिएगा। अगर 2000 रुपए से कम डिक्री की वैल्यू है तो उसमें कोई भी इंप्रिजनमेंट नहीं की जाएगी। अगर 2000 से 5000 है तो उसमें 6 हफ्ते की,
और अगर 5000 से ज्यादा है कितनी भी वैल्यू की तो उसमें कितना होगा 3। तो इस चार्ट को याद रखिएगा, ये आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं ना, आप यहीं पर सबसे ज्यादा गलती करते हैं, तो इनको बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनको याद रखिएगा, ये डायरेक्टली इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्लियर है जी? ठीक है जी। उसके बाद ये बस आखिरी चीज याद रखिएगा कि अगर किसी पर्सन को रिलीज कर दिया गया है फॉर एनी पर्पस, ठीक है, जैसे आपको 5000 रुपये देने थे, ठीक है, 5000 रुपये देने थे, आपने नहीं दिए, कोर्ट ने आपको जेल में डाल दिया, बीच में आपको आपके पास पैसे है, आपने 5000 दे दिए, तो भी आप क्या किया जाएगा, आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा अपने डेट से। ठीक है जी। या फिर मान लीजिए कि 2 महीने के लिए जेल में डालना था और 2 महीने की जेल कंप्लीट हो गई, ठीक है, तो भी क्या किया जाएगा, आपको डिस्चार्ज कर जाएगा। एक बार जब डिस्चार्ज कर दिया तो आपको दोबारा से री अरेस्ट नहीं किया जा सकता, इस बात को याद। क्या जेल जाने से आपकी लाइबिलिटी खत्म होगी? आंसर इज नो। वैसे तो आपको अभी भी पे करने हैं, लेकिन अब आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता दोबारा, ये सेक्शन 58 बताता है कि अब आपको दोबारा से अरेस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन आपका लाइबिलिटी खत्म नहीं हुई है, लाइबिलिटी तो अब भी है, बस उसके लिए तरीका वो नहीं हो सकता कि हम आपको दोबारा जेल में दें, दोबारा जेल नहीं भेजा जा सकता, लेकिन लाइबिलिटी अभी भी रहती जिंदा। ठीक है जी, आज की क्लास यहीं तक थी। अब इसके आगे जो भी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग होगी वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और एग्जीक्यूशन के बाद हम जब सीधा स्टार्ट करेंगे अपना कमीशंस, और उसके बाद हम आ जाएंगे सीधा अपने करेक्शनल मैकेनिज्म। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास से रिलेटेड या किसी भी और क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो या कोई भी बात हो, तो आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा कि मैं आपके सारे कमेंट्स का आंसर। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।